हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th के दूसरे चैप्टर में इंटर कर रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड है। एसिड, बेस और सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। और इसको पढ़ने में आपको बहुत ही मजा आएगा और ये बहुत ही सिंपल है ना, और बहुत ही इंटरेस्टेड है। जैसा कि तो आप अम्ल भी देखे होंगे, क्षार भी देखे होंगे, लेकिन ध्यान नहीं देंगे। और नमक तो डेली यूज ही करते हैं ना। फिर भी अगर सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे जो है अनुभव करते हैं कि हम लोग जो खा रहे हैं उसी को हम लोग सोडियम क्लोराइड कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं इन सारी चीजों को। अम्ल, क्षार और लवण। ये अम्ल है, एसिड। वो स्वाद में कैसा आता है? स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पेपर को रेड कर देता है। जो नीला लिटमस पेपर है उसको रेड कर देता है। स्वाद में खट्टा रहेगा, जैसे इमली खाए होंगे, नहीं नींबू खाए होंगे। और लिटमस पेपर को लाल कर देता है। दूसरा, एक क्षारक जिसको बेस हम लोग कहते हैं, स्वाद में कड़वा होता है ना, और लाल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, ये हम लोग स्वाद में बेस की बात करें तो स्वाद में कैसा रहेगा? कड़वा रहेगा। और लाल लिटमस पेपर को है नीला कर देता है। तो ये अम्ल और क्षार में, ये दोनों में अंतर है। जस्ट आप अपोजिट कह सकते हैं कि अम्ल का अपोजिट क्या हो गया? क्षार हो गया ना। वो खट्टा होगा, ये कड़वा होगा। ये नीला को लाल कर देगा और ये लाल को नीला। ये हम लोग बेस की बात कर रहे थे कि स्वाद में कड़वा होगा और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। अब ये इसको देखिए कि अम्ल क्या होगा। जैसे अम्ल का उदाहरण हम लोग दें, अम्ल तो हम लोग कहें HNO3, नाइट्रिक एसिड जिसको कहें, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल कहें, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड कहें, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी तरह से ए मिनरल एसिड कहलाता है ना, मिनरल एसिड कहलाता है। दूसरा है ये हम लोग ऑर्गेनिक एसिड में अगर जाएं तो HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड हो गया। और CH3COOH, ये एसिटिक एसिड हो गया। तो इस तरह एसिड के कुछ उदाहरण। ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग होता है, माने ज्यादा मजबूत होता है, और ये वीक होता है। ये वीक एसिड को तो हम लोग खाते भी हैं। जैसे नींबू क्या है? एसिड है, तो इसको हम लोग खाते हैं। ठीक है। अब जहां तक बेस की बात करें तो देखिए, धातु के ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये सोडियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो धातु के ऑक्साइड को बेस कहते हैं। और धातु के हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारा क्या चीज हो गया? तो ये बेस हो गया। इस तरह से ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया। दोनों का अपोजिट नेचर एक तरह से हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ सूचक की बात हम लोग करें कि सूचक क्या है। सूचक को हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं इंग्लिश में। इसको बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर यह बताता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। ये सूचक बताता है।
सूचक बताता है कि कोई पदार्थ है जो अम्ल है या क्षारक है। ये इंडिकेटर की जो बात कर रहे हैं कि सूचक क्या है, तो इंडिकेटर हम लोग किसको कहते हैं? इंडिकेटर वैसा पदार्थ है जो यह बताता है कि कोई चीज एसिड है या बेस है। जैसे अगर इंडिकेटर की हम लोग लें तो ये रंग में भी परिवर्तन करता है। यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग कहें कि रंग या गंध दोनों में परिवर्तन करके ये सूचना दे देता है कि ये इंडिकेटर है, ये सूचक है। अब देखिए, इंडिकेटर जो है दो प्रकार के होता है। एक तो प्राकृतिक इंडिकेटर होता है और एक जो है कृत्रिम होता है। जैसे हम लोग कहें एक लिटमस पेपर की बात करें, तो लिटमस पेपर भी है कैसे? अम्ल, अम्ल में लाल, और क्षारक में क्या होता है? क्षारक में क्या होता है? नीला होता है। हल्दी आप देखे होंगे, हल्दी जैसे आप कपड़ा में अगर लगा हुआ है हल्दी तो वो पीला होता है, लेकिन जैसे ही आप साबुन उस पर डालते हैं तो लाल हो जाता है। तो वो क्या है? वो भी एक तरह का इंडिकेटर है, लेकिन वो इंडिकेटर जो है वो प्राकृतिक रूप से इंडिकेटर है। यहाँ अम्ल में लाल और क्षारक में नीला, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि ब्लू लिटमस को लाल में बदल देता है और रेड को, क्षारक में रहने पर रेड को ब्लू में बदल देता है। उसी तरह से हल्दी भी है। हल्दी हल्दी जो है अम्ल में कोई बदलाव नहीं होता। हल्दी पर अगर अम्ल डालेंगे तो उसके रंग में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन क्षारक में है जो चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग कहे कि अगर हल्दी है और उस पर हम लोग साबुन लगाते हैं, तो साबुन तो क्या है? बेस है, तो उसका रंग क्या होता है? चेंज हो जाता है, वो लाल सा हो जाता है। लाल पत्ता गोभी, वो भी एक इंडिकेटर है। अम्ल में लाल हो जाता है और क्षारक में हरा हो जाता है। उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोल्फेथिन जो है वो भी जो है इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर में आपका क्या हो गया? लिटमस पेपर हो गया, दूसरा हल्दी हो गया, उसके बाद क्या हो गया? लाल पत्ता गोभी हो गया, उसके बाद क्या होगा? मिथाइल ऑरेंज हो गया, उसके बाद क्या हो गया? फिनोल्फेथिन हो गया। तो इतने तरह के इंडिकेटर हैं, सूचक हैं, और सूचक यह बताता है कि कोई पदार्थ जो है एसिड है या बेस है, कहने का मतलब अम्ल है या क्षार। अब हम लोग इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गंधीय सूचक, सूचक की बात कर रहे थे, तो सूचक दो तरह के होता है। एक होता है ओलिफैक्ट्री, जिसको गंधीय, ऐसा सूचक जो रंग में परिवर्तन करता है, और एक ऐसा सूचक जो गंध में परिवर्तन कर देता है, तो उसको हम लोग ओलिफैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं या गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज का रस है, प्याज को अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाल दीजिएगा तो उसका गंध जो है गायब हो जाएगा। अम्ल में डालिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना भी ओलिफैक्ट्री इंडिकेटर है उसको आप अगर अम्ल में डाल दीजिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, प्याज तो अम्ल में कोई गंध में परिवर्तन नहीं होता है, अम्ल में डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन क्षार में डाल देंगे तो कोई गंध नहीं रहता है, गायब हो जाता है। तो गंध से जिन्हें परहेज है, तो लहसुन को, प्याज को आप क्या कर दीजिए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाल दीजिए और उसको निकाल दीजिए, तो उसको गंध गायब हो जाएगा। वैनिला एसेंस, गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वही अगर क्षार में डाल दीजिएगा, बेस में डाल दीजिएगा, तो गंध जो है गायब हो जाएगा। लौंग का तेल, अम्ल में कोई अम्ल में डालिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वही क्षार में डालिएगा तो ये गायब हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप गंधीय सूचक किसको कहेंगे? तक गंधीय सूचक हम उसको कहेंगे जो कुछ पदार्थों के गंध में परिवर्तन कर देता है।
या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। इसी को हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं। रंग में परिवर्तन हुआ तो एक प्रकार का ए सूचक हुआ, और अगर गंध में परिवर्तन हो गया, बदलाव आ गया, तो ये दूसरे तरह के गंधीय सूचक कहलाया, जिसको ओलिफैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। इस तरह से इंडिकेटर अब आगे हम लोग देखते हैं कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कैसे होता है। अब यहां धातु समझे और अम्ल समझे। धातु की अगर बात करें तो धातु किसको कहें? जिसका +1 वैलेंसी, +2 वैलेंसी और +3 वैलेंसी होता है, तो हम उसको धातु कहते हैं। जैसे अगर सोडियम की बात करें, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब सारे क्या है? धातु। अब धातु को हम अम्ल के साथ करवा रहे हैं। अब अम्ल भी देखिए कि अम्ल कौन कौन है। तो अम्ल आपका हो गया HCl हो गया, H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया। ये सब क्या है? ये अम्ल है। अब ये समझिए कि जस्ट इसमें यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग कहें कि अम्ल प्लस धातु, अम्ल प्लस धातु अगर करते हैं, अम्ल प्लस धातु करते हैं, तो ये लवण और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। जैसे HCl प्लस Zl, ये आपका एसिड हो गया, ये एसिड हो गया और ये धातु हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ZnCl2, ये ZnCl2, ये हो गया सॉल्ट, और ये हो गया H2। अब क्यों ऐसा क्यों रिएक्शन होगा? तो यहाँ पर हम लोग देखें कि Zn क्या है? दैट इज मोर रिएक्टिव। Cl क्या? ए हाइड्रोजन क्या है? लेस रिएक्टिव। तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, मतलब हाइड्रोजन को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। HCl और Zn के बीच में जब रिएक्शन हो रहा है, तो ये धातु है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, और ये जो है कम रिएक्टिव है। तो जो कम रिएक्टिव रहेगा वो निकल जाएगा। तो ये हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन ये डिस्प्लेस हो गया। अब रिएक्ट कर जाएगा Zn के साथ Cl, तो ZnCl2। तो ये आपका सॉल्ट हो गया, ये सॉल्ट हो गया, और ये आपका हाइड्रोजन। उसी तरह से H2SO4, दिस इज द, ये जो दूसरा एसिड है, ये जिंक के साथ करेगा। ये क्या करेगा? जिंक। अब यहाँ पर जिंक जो है ग्रैनुअल है, छोटा छोटा, छोटा छोटे के रूप में। क्यों ग्रैनुअल है? ग्रैनुअल रहने के कारण क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाने के कारण रिएक्शन जो है वो तेजी से करने लगता है। और H2SO4 जो है वो है डाइल्यूट, डाइल्यूट माने कम गाढ़ा। इससे रिएक्ट करता है तो ZnSO4 प्लस H2। यहां भी हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन क्या है? लेस रिएक्टिव। किससे? जिंक से। तो जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता और जिंक सल्फेट बनता। तो आपका मूल मंत्र हो गया अम्ल प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। अब हम लोग अगर ये कहें कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करें, तो हाइड्रोजन गैस को जलाइएगा अगर, तो पप की आवाज होगा, पप ना। इस तरह से हम लोग कंफर्म करें। यहां पर देखें, यहां पर हम लोग H2SO4 लिए हैं, तनु, तनु माने डाइल्यूट, और इसमें जिंक लिए हैं, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा लिए हैं। दोनों में रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाएगा? सॉल्ट होगा और हाइड्रोजन गैस होगा। अब हाइड्रोजन गैस क्या होगा? इससे निकलेगा। अब इसको आप यहाँ पर कुछ ले जाते हैं, जलाते हैं इसको, तब पप की आवाज से क्या होगा? जल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, जिस तरह से हमने अम्ल के साथ, अम्ल के साथ धातु का प्रतिक्रिया को देखा, उसी तरह से क्षार के साथ हम लोग धातु का अभिक्रिया देखते हैं। जैसे
कुछ क्षारक भी सक्रिय धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। जैसे हम लोग देखे थे कि बहुत सारे धातु हैं ना जो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन बेस के साथ जो रिएक्ट करता है तो बहुत कम धातु है। जैसे वो धातु हो जाएगा कौन, एल्युमिनियम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्षारक प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ये बेस है, और ये क्या हो गया, जिंक है। तो यहाँ सोडियम जिंकेट बनाता है, दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट। ये कहलाता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट प्लस H2। उसी के साथ अगर एल्युमिनियम के साथ अगर करेगा तो यहां पर बना लेगा क्या, सोडियम एल्युमिनेट बना लेगा, सोडियम एल्युमिनेट। तो जिंक के साथ जब रिएक्ट करेगा तो सोडियम जिंकेट, और एल्युमिनियम के साथ जब रिएक्ट करेगा तो सोडियम एल्युमिनेट का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हम लोग देखें धातु के साथ या क्षार, धातु क्षार के साथ या अम्ल के साथ जब रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम सोडियम एल्युमिनेट और सोडियम जिंकेट, इसको पूरे आप याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिएक्शन भी अगर आप करवाइएगा नहीं याद रहेगा ये तो मोलिकुलर फार्मूला में आप गलत कर देंगे, इसीलिए आप बिल्कुल इसको याद ही कर लीजिए, जैसे सोडियम एल्युमिनेट और सोडियम जिंकेट को। आगे देखते हैं अम्ल की धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। एक्चुअली देखिए, जो रिएक्शन अगर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो CO2 देगा, और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करेंगे तो उसमें भी CO2 देगा। यह बेस की तरह है, जिस तरह से हम लोग बताए कि क्षारक की तरह क्षार से और एसिड के बीच में क्या रिएक्ट होता है, उसी तरह से बेस या एक बेस ही की तरह रिएक्ट करता है। कार्बोनेट की बात करें या बाइकार्बोनेट की बात करें तो जैसे अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट तो लवण बना, उसमें भी लवण बन रहा था, और यहाँ भी यहाँ जल बन रहा ना, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट। जैसे सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, तो यहाँ कोई कार्बोनेट है तो एसिड से कराएंगे तो CO2 निकलेगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। यहां पर जस्ट जिस तरह से हम लोग कहें एसिड एसिड प्लस बेस की बात करें, तो एसिड प्लस बेस की बात करते हैं तो इसमें सॉल्ट, इसमें बनता है सॉल्ट प्लस H2, सॉल्ट प्लस H2। तो धातु कार्बोनेट या धातु का बाइकार्बोनेट, ये दोनों बेस की तरह ही रिएक्ट करता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट और HCl। तो यहाँ क्या बनाया, यहाँ बनाया सॉल्ट, यहाँ लवण बनाया, और यहाँ बनाया वाटर। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, इसी को हम लोग कहें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और CO2 प्रोड्यूस किया। उसी तरह से बाइकार्बोनेट भी क्या करेगा, ये लवण और ये पानी, और यहाँ CO2 का निर्माण करेगा। कहने का मतलब दोनों में जो प्रोडक्ट होगा वो समान होगा, या तो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें या तो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें। इसको फिर से देखिए, ज्यादा ध्यान से देखिए। हम लोग ये कहें कि सोडियम कार्बोनेट जो है एसिड से रिएक्ट करे तो वह एक बेस के तरह रिएक्शन होता है। अब कैसे रिएक्शन होता है ये जो देखिए, जैसे कार्बोनेट है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, तो ये सॉल्ट और सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बने लवण बनेगा, और क्या बनेगा, H2O बना। तो ये दोनों बना, ठीक है। और दूसरा चूंकि कार्बोनेट है तो CO2 देगा, CO2 देगा। उसी तरह से बाइकार्बोनेट है तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा और CO2 देगा। अब हम लोग CO2 गैस की जांच कैसे करें,
इसमें जो गैस निकलता है CO2 ही निकलता है। इस गैस को हम लोग चेक करना चाहते हैं। तो CO2 को चेक करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग CO2 को प्रवाहित करते हैं। जैसे CO2 गैस के जांच करना, तो इसको बोलते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या है? एक कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम लाइम वाटर हम लोग पहले समझ लें कि व्हाट इज लाइम वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड को H2O में ऐड कर दीजिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कहलाता है लाइम वाटर है। और इसका जो है कलर अगर कहें तो इसका कोई कलर नहीं होता ना, CaOH2 एक्वस है, इसका कोई कलर नहीं, कलरलेस है। लेकिन जैसे ये CO2 से रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, माने व्हाइट हो जाता है, उजला हो जाता है, ये उजला हो जाता है और प्लस H2O बनता है। तब एक कहें कि अगर चूने पानी में, चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 प्रवाहित करने पर अगर विलयन उजला हो जाता है तो निश्चित रूप से वो हम लोग कहेंगे कि वो गैस CO2 ही होगा। कैसे हम लोग कहें? किसी जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कोई गैस को प्रवाहित करते हैं, और चूंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कलरलेस है, कोई रंग नहीं है, और गैस कोई गैस प्रवाहित करने पर अगर उजला हो जाता है तो निश्चित रूप से समझिए कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा ना। तो इस तरह से हम लोग इसका टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक चीज को हम लोग बताना चाह रहे थे कि जैसे आप दीवार पर कलर करते हैं, दीवार पर अगर आप कलर करते हैं, दीवार पर आप अगर कलर करते हैं तो दीवार पर कलर करने के समय क्या करते हैं आप? बाजार से आप चूना पत्थर मंगाते हैं, बाजार से क्या करते हैं? चूना पत्थर। अब पहले चूना पत्थर था, अब तो है क्या करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड मंगाते हैं। बाजार से आप यही कैल्शियम ऑक्साइड मंगाते हैं। इस कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करते हैं? पानी में आप घोलते हैं, तब ये क्या बन जाता है? ये एक्चुअली बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। अब एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही आप पुताई करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही आप पुताई करते हैं। तब पुताई करते हैं तो जिस समय उजला नहीं होता क्या? एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कलरलेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं। लेकिन बाद में यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बाद में यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वातावरण के CO2 से रिएक्ट कर जाता। जब तक रिएक्ट नहीं करेगा ये ये दीवार जो है कलरलेस रहेगा, लेकिन जैसे ही ये CO2 से रिएक्ट करेगा ये बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O। तो ये जो है ये व्हाइट हो जाएगा, उजला हो जाएगा, ये उजला हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये कहेंगे कि एक कलरलेस सॉल्यूशन, इसका कोई कलर नहीं है जब तक ये रिएक्ट नहीं करेगा, जब तक ये रिएक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं करेगा तब तक ये उजला नहीं होगा। तो दीवार की पुताई करने के समय उजला नहीं होता है, थोड़ी देर के बाद होता है, इसलिए कि CO2 से रिएक्ट करने में उसको देरी होता है। हम लोग आगे बढ़े। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीन अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो उदासीन अभिक्रिया में अम्ल को क्षार से रिएक्ट करवा दीजिए। जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। जस्ट आप अपोजिट मानिए ना, तो एक दूसरे को उदासीकरण कर देता है। तो अम्ल प्लस क्षार
अब नहीं ये अम्ल रहेगा, अम्ल का गुण रहेगा, नहीं क्षार का गुण रहेगा। एक तीसरा चीज बन गया लवण, और क्या बन गया, जल बन गया। अब जैसे हम लोग सिंपल उदाहरण देखें, HCl प्लस NaOH, तो अम्ल कैसे बनेगा, अम्ल बनेगा इसका पॉजिटिव आयन और इसका निगेटिव आयन, ए पॉजिटिव आयन और ए निगेटिव आयन मिलकर, और OH और H प्लस मिलके वाटर बन गया, H और OH मिलके वाटर बन गया, और Na प्लस Cl मिलकर ये सॉल्ट बन गया। दूसरा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको HCl से रिएक्ट करवा दीजिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2। उसी तरह से आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, एसिड में H2SO4 ले लीजिए, दूसरा एसिड ले लेते हैं, तब क्या हो गया, ये हो गया MgSO4 हो गया, और क्या हो गया प्लस H2 हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ये हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, या इसको उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उदासीकरण अभिक्रिया क्या है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ऐसे रिएक्शन को उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और इस अभिक्रिया में लवण और जल बनता है। अब NaOH में फिनोल्फेथीन डालने पर विलयन गुलाबी हो जाता है, HCl मिलाने पर यह वापस रंगहीन हो जाता है। ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो ऑक्साइड भी क्या है, एक बेस है, तो बेस प्लस अम्ल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। जैसे सोडियम ऑक्साइड ले लें, ये सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड अब प्लस क्या HCl, क्या होगा, ये हो जाएगा NaCl प्लस क्या H2O। धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल, लवण प्लस जल, CuO प्लस HCl, क्या हो जाएगा CuCl2 प्लस H2। चूंकि यह उस उदासीकरण जैसी अभिक्रिया है, जस्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। क्यों, क्योंकि ये बेस हो गया, इसका मेटल के ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड के ही तो बेस कहते हैं, तो बेस प्लस ए हो गया, एसिड हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा सॉल्ट, ये हो जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर हो जाएगा, या इसी को हम लोग कहें बेस माने क्षार, ये हो गया अम्ल, ये हो गया आपका क्षार, ये हो गया प्लस अम्ल, ये हो गया अम्ल, ये बन जाएगा क्या, तो ये लवण, लवण प्लस H2O बन गया। तो जो ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगा उस वही रिएक्शन सोडियम ऑक्साइड के साथ होगा, क्योंकि वो भी एक बेस ही है। दूसरा अधात्विक, ये धातु के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन था, दूसरा अधातु के साथ रिएक्शन। अब अधातु का जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये अधातु का ऑक्साइड है, तो अधातु का ऑक्साइड जो है अम्लीय होता है, जैसे CO2, ये क्या हो जाएगा अम्लीय, NO2 क्या हो जाएगा अम्लीय, तो ये अम्लीय गुण, तो अम्ल के साथ ये अधातुक ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि SO2 का गुण कैसा है अम्लीय है, CO2 का कैसा गुण है अम्लीय है, NO2 का कैसा गुण है अम्लीय, तो अम्लीय गुण वाला अम्ल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, अम्लीय गुण वाला बेस के साथ रिएक्ट करेगा, जैसा CO2 कैसा गुण वाला है अम्लीय गुण वाला, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया बेस हो गया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करेगा। क्या किया,
कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बना। इस तरह से धातु के ऑक्साइड के साथ क्षारक रिएक्ट करेगा और अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारक रिएक्ट करेगा और धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल रिएक्ट करेगा। सभी अम्लों में समानता। अब देखिए, अम्ल में जितना भी अम्ल है, जैसे HNO3 हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, हम ये जानना चाहते हैं कि सब में क्या समानता है। तो सब में यही समानता है कि सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ये तो हम लोग देखें कि सभी अम्ल, कोई भी अम्ल है जो धातु से प्रतिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एसिड हाइड्रोजन देगा, इसका माने इसमें हाइड्रोजन है। तब कोई अगर एसिड, कोई एसिड है, इसका मतलब वो हाइड्रोजन के बिना एसिड नहीं हो सकता। अब ये हम लोग कहें जलीय विलयन में अम्ल विद्युत का चालन करता है। जलीय विलयन में अम्ल विद्युत का चालन करता है, इसलिए कि जल में हम लोग अगर इसको डालेंगे H2O प्लस HCl करेंगे तो ये आयन में टूट जाएगा। ये जो है आयन में टूटेगा, और जब आयन में टूटेगा तब विद्युत का ये सुचालक हो जाएगा। ठीक है, जब ये आयन में टूटेगा H3O, ये हाइड्रोनियम आयन देता, ये देता है हाइड्रोनियम आयन के या H प्लस के रूप में ये आयन प्रोवाइड करता। तो जब ये आयन रहेगा तो विद्युत क्या होगा, सुचालक। कंक्लूजन, अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं जिसके कारण उसका गुणधर्म अम्लीय होता है ना। कोई भी अम्ल पानी में अगर डालिएगा तो H प्लस आयन देगा या H3O प्लस आयन देगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ए ग्लूकोज और अल्कोहल जैसे यौगिकों में H तो होता है पर वे आयन आयन नहीं बनाते हैं, इसलिए विद्युत चालन नहीं होता। अब देखिए, हम लोग एक है कि इसमें ये आयन के रूप में, ग्लूकोज जो है आयन के रूप में नहीं टूटता है, हालांकि उसमें भी हाइड्रोजन है लेकिन आयन में नहीं टूटेगा। जब आयन में नहीं टूटेगा तो उसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा। अम्ल में आयन में टूट जाएगा, इसलिए हम लोग ये कहें कि उसमें धारा प्रवाहित होगा, लेकिन ग्लूकोज में, अल्कोहल में जितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब में हाइड्रोजन है, लेकिन वो आयन में नहीं टूटेगा। और इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इधर, जैसे यहां पर हम लोग ये तनु अम्लीय विलयन, तनु अम्लीय विलयन का मतलब ये हो गया कि इसमें पानी लिए और उसमें थोड़ा अम्ल डाल देते हैं, और इसमें हम लोग दो कील लेते हैं। कील का मतलब है वो आप कांटी के ही दो लिए, और इसके बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ए अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो यही वाटर जो है ये आयन में टूट जाता है। जो हम लोग बता रहे थे कि हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होता है, तो यही हाइड्रोनियम आयन इसमें उत्पन्न होता है, और यही जो आयन है जो ये रेस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोनियम आयन जो है रेस्पॉन्सिबल है, या H आयन जो है यही रेस्पॉन्सिबल है। किस चीज का रेस्पॉन्सिबल है, तो करंट प्रवाहित होने का। तो हम लोग इसमें क्या देखें, हम लोग इसमें ये देखें कि अगर कोई एसिड है और वाटर को अम्लीय करते हैं
तो क्या होता है, दोनों रिएक्ट करके एसिड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके आयन में टूट जाता है। ये आयन के रूप में H+ आयन होता है, जिसके कारण एसिड होता है ना, और ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में होता है। इस तरह से हम लोगों ने एक खत्म कर दिए, और हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ, हम लोग बाकी जो बचा हुआ है इसको हम लोग दूसरे वीडियो में हम लोग कवर करते हैं।